हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आज आप लोगों से पर्यावरण अध्ययन BEVAE 181 पर जो है डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, और मैं आज आप लोगों से इकाई 5 वन एक संसाधन के रूप में, वन संसाधन जो चैप्टर है उसके MCQ और उसके जो नोट्स हैं उस पर मैं डिस्कशन करूँगा। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूँ, जब मैं अपने MCQ पर चर्चा करूंगा, जो भी MCQ आप लोगों को मैं दूंगा उस पर डिस्कशन के टाइम ही मैं आप लोगों से क्वेश्चन और नोट्स दोनों जो है एक ही बार में डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो हम लोग सीधे अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ दो मुख्य बातें। पहली बात तो हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो आज लाइव आए हुए हैं लगभग 12 बजे। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसमें जो लाइव सेशन में जो भी बातें कही वो आप लोग एक बार जरूर देखना। ठीक है, अब हम लोग दूसरी बात कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी बात है हमारे मोस्ट अवेटेड सीरीज BEVAE 181 का इंग्लिश वर्जन। ठीक है दोस्तों, 2 से 4 दिन के अंतर्गत जो है अंदर ही BEVAE 181 जो इन्वायरमेंटल स्टडीज है इसका कुछ इंग्लिश का जो MCQ है वो भी आप लोगों के सामने आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग दिल थाम के बैठे रहें और फिर इंतजार करें इस नए MCQ पे, ताकि आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छा हो सके। ठीक है, तो अब मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा, सीधे सीधे आप लोगों को ले चलूंगा क्वेश्चन टेक्स्ट पे। ठीक है, और फिर हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि वनों द्वारा किए जाने वाले कार्य को कितने प्रमुख शीर्षकों में विभक्त किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वन जो कार्य हमारे लिए करते हैं, अर्थात वन से हमें जो भी चीजें प्राप्त होती है, ठीक है, उसको कितने शीर्षक में विभाजित किया जा सकता है। हमारे ऑप्शन है 3, 4, 2 और 5। ठीक है, इसमें से हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा 3। वनों द्वारा किए जाने वाले कार्य को संभवतः जो है 3 भागों में विभक्त किया जाता है। ठीक है, हम लोग अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। दरअसल देखिए दोस्तों, वन, सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है कि वन क्या है। ठीक है, इसकी चर्चा मैंने पहले भी करी हुई है कि वन क्या है। ठीक है, तो सीधे सीधे हम लोग जान लेते हैं कि वन जो है हमारी एक ऐसी संपदा है जो हमें विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे इमारती लकड़ी, चारा, फल, जड़ी बूटी आदि अनेक सामग्री प्रदान करती है। ठीक है, और हम लोग इन चीजों का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं, अर्थात हम लोग इसका जो उपभोग अपने दैनिक जीवन में कर लेते हैं। ठीक है, और संभवतः वनों द्वारा जो किए जाने वाले कार्य हैं वो लगभग 3 शीर्षकों में विभक्त किया जा सकता है। ठीक है, और वो शीर्षक है, सबसे पहला शीर्षक है आर्थिक महत्व का शीर्षक। ठीक है, हमारे जो वन हमारे लिए कार्य करते हैं उसका आर्थिक महत्व क्या है। ठीक है, तो हम जो देखते हैं कि जैसे फर्नीचर, माचिस, हल आदि जो है ये सब हमें वन से ही प्राप्त होता है। यहाँ तक कि हमें जो औषधि है वो भी हमें वन से ही मिलती है। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या करें कि इन्हीं औषधि को बेच लें तो इससे हमें धन की प्राप्ति होगी, या फिर हम लोग फर्नीचर मीन्स लकड़ी से बनी हुई वस्तु, तो हम लोग इसको बनाकर बेचे तो हमें धन की प्राप्ति होगी। इस तरह से वन का जो है आर्थिक महत्व है। ठीक है, अब जो दूसरा शीर्षक है, दूसरा शीर्षक जिसके अंतर्गत वन जो है कार्य करते हैं वो है पारिस्थितिक महत्व का शीर्षक। ठीक है, तो पारिस्थितिक महत्व वन का इस प्रकार से है कि यह जो है भूमंडलीय जलवायु का संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, वन जो है वो क्या करता है कि जल चक्र व कार्बन चक्र को संतुलित करके रखता है। ठीक है, वन कार्बन सिंक भी करते हैं। कार्बन सिंक यानी एक प्राकृतिक रिजर्वायर होता है जो कुछ कार्बन युक्त रासायनिक यौगिकों को अनिश्चित काल तक, ठीक है, एकत्रित और भंडारित करता है। देखिए वन का काम क्या है, कार्बन सिंक करना। सिंक मतलब होता है सिकुड़ना। ठीक है, वन क्या करता है, कार्बन जो वायुमंडल में व्याप्त होता है उसको क्या करता है, सिकुड़ कर अपने अंदर इस तरह से समाहित कर लेता है कि वह कार्बन जो है बहुत दिनों तक, अनिश्चित काल तक जो है वह वनों में एकत्रित और भंडारित रहता है। ठीक है, ताकि हमारे पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। ठीक है, अब देखिए वन जो है पारिस्थितिक महत्व के अंतर्गत जैव विविधता का संरक्षण भी करता है। जैव विविधता अर्थात पृथ्वी पर पाए जाने वाले अनेक प्रकार के जीव जंतु जिसका संरक्षण वनों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और वन जो है जमीन पर संभवतः जैव विविधता का सबसे बड़ा भंडार है। ठीक है, अब देखिए वन जो है दोस्तों इसका पारिस्थितिकी तंत्र और उसकी प्रक्रियाओं पर भी
असर पड़ता है। देखिए वन जो है मृदा अपरदन को रोक देता है, मिट्टी कटना जो जिसे हम लोग कहते हैं, स्वतः ही मिट्टी कट जाती है तो वह मृदा अपरदन कहलाती है, तो ये मृदा अपरदन को रोकता है। वन भूस्खलनों को रोकता है, भूस्खलन जो होता है अचानक से हो जाता है, और इसी तरह की प्राकृतिक आपदाओं को रोकने का काम भी वन करता है। ठीक है, अब वन जो है विषैली गैसों तथा कणमय पदार्थों को अवशोषित करके वायु को स्वच्छ और गुणवत्ता प्रदान करते हैं। ठीक है, अब हम लोग तीसरे शीर्षक की बात कर लेते हैं, जो वनों द्वारा किए जाने वाले कार्य के महत्वपूर्ण शीर्षकों में से एक है, और वह है सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। देखिए सभ्यता का आरंभ जो हुआ था, उसी के आरंभ के साथ हमारे जीवन में जो है वन का अभिन्न महत्व जो है हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो सभ्यता के आरंभ से ही वन हमारे जीवन का बहुत अभिन्न अंग बन चुका है। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे कि वनों द्वारा किए जाने वाले 3 प्रमुख शीर्षक कौन से हैं। पहला शीर्षक मैंने बात कर रहा कि आर्थिक महत्व की, दूसरे शीर्षक की बात करी मैंने पारिस्थितिक महत्व की, और तीसरे शीर्षक की बात करी मैंने सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व की। ठीक है, तो पहला प्रश्न यहीं पे समाप्त हो जाता है। हम लोग दूसरे प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। तो हमारा जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि वन किन किन चक्रों को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं जल चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, को और ख दोनों। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं वस्तुतः जल चक्र जो है वन जो है विभिन्न विभिन्न चक्रों को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि ऑप्शन है जल चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र। वैसे तो यह तीनों को नियंत्रित करता है। ठीक है, लेकिन हमारा एक ऑप्शन और भी है क और ख दोनों, तो हम लोग यहाँ पर क और ख दोनों ऑप्शन का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि यही हमारा सबसे सटीक उत्तर है। ठीक है, वन जो है जल चक्र को भी नियंत्रित करता है, कार्बन चक्र को भी नियंत्रित करता है, और नाइट्रोजन चक्र को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे ये प्रश्न भी कैसा था, और ये प्रश्न ज़्यादा भारी भी नहीं था। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न का डिस्कशन कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि स्थानीय वनों का स्थायी रूप से सफाया करना या नष्ट करना क्या कहलाता है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि जब हम लोग स्थानीय मतलब अपने आसपास के वनों का स्थायी रूप से सफाया कर देते हैं, उसको काट देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं, तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं। ऑप्शन है वन अधिरूपण, दूसरा है वन निरूपण, तीसरा है वन अपरूपण, और चौथा है वन परिरूपण। ठीक है, तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वह होगा वन अपरूपण। ठीक है, वन को अगर हम लोग अनिश्चित रूप से अस्थायी रूप से काट दे या फिर उसका समूल सफाया कर दे, उसको समूल रूप से नष्ट कर दे, तो इसे ही हम लोग वन अपरूपण कहेंगे। ठीक है, यह भी आप लोग समझ गए होंगे। अब हमारा जो चौथा क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि वन वर्तमान में पृथ्वी की भू सतह का कितना प्रतिशत भाग बनाती है। ठीक है, तो एक्चुअली हमारे ऑप्शन जो दिए गए हैं वो है 89%, 1%, 21% एंड 7%। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा 21%, अर्थात वन जो है वर्तमान में स्थानीय वनाच्छादन जो है पृथ्वी की भू सतह का लगभग 21% बनाता है। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन का एनालिसिस कर लेते हैं। हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि वर्तमान में कितने हेक्टेयर वन क्षेत्र का वार्षिक रूप से सफाया होता है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अभी के समय में प्रति वर्ष कितने हेक्टेयर वन का सफाया जो है वो हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन है 1.5 करोड़, 1.2 करोड़, गौ में है 5.1 करोड़, और घौ में है 2.1 करोड़। ठीक है, तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वार्षिक रूप से जो है प्रति वर्ष लगभग 1.2 करोड़ हेक्टेयर वन का सफाया कर दिया जाता है। ठीक है, यह क्वेश्चन भी यहीं पे समाप्त होता है। छठवां नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है कितने वर्ष तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सभी आर्द्र उष्ण कटिबंधीय वन लुप्त हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन है 2030, ख में ऑप्शन है 2040, गौ में है 2050, और घौ में है 2060। तो कितने वर्ष तक जो है हमारे वन, ठीक है, कितने वर्ष के पश्चात तक हमारे वन जो सभी आर्द्र उष्ण कटिबंधीय वन है उसका सफाया हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं 2030, 2040, 2050, 2060। ठीक है, हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2050 ईस्वी तक हमारे सभी आर्द्र उष्ण कटिबंधीय वन जो है लुप्त हो जाएंगे। ठीक है, यह प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। अब अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि भारत में वन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ठीक है, भारत का जो वन है, भारत में जितने भी वन विद्यमान है वो पृथ्वी पर मौजूद पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ठीक है,
ऑप्शन है 22.39%, 25%, 24.39% और फिर 25.39%। ठीक है, तो हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा 24.39%। हमारे भारत में जो है वनाच्छादन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 24.39% है। ठीक है, हमारा जो 8वां प्रश्न है वो ये है कि वन अपरूपण के कारण इनमें से कौन सी चीजें होती हैं। ऑप्शन है जनसंख्या विस्फोट, पीड़क जीवों का हमला, वनों में आग, सभी। ठीक है, तो हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा डी। अब डी कैसे होगा हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। जैसे ही वन अपरूपण होगा, हम लोग वन को साफ करेंगे तो जनसंख्या बढ़ेगी, फिर उस पे उसी के पश्चात पीड़क जीवों का हमला भी होगा और वनों में आग भी लग सकती है। ठीक है, इस तरह से हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा घ, सभी। ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग सीधे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और उसका डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, हमारा 9वां नंबर प्रश्न जो है वो ये है दोस्तों कि वन अपरूपण का क्या परिणाम हो सकता है, अर्थात जब हम लोग वन की कटाई कर देते हैं तो इसके क्या क्या परिणाम हम लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऑप्शन है मृदा अपरदन में वृद्धि, नाइट्रोजन की कमी, जैव विविधता में अधिकता, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सीधे सीधे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जब वन का अपरूपण हो जाएगा, वन जब साफ हो जाएगा, ठीक है, तो जैव विविधता में अधिकता तो होगी नहीं, क्योंकि जैव विविधता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, जैव विविधता कम हो जाएगी, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, और नाइट्रोजन का किसी भी प्रकार से वन से संबंध नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये भी ऑप्शन गलत है। तो हमारा एक ऑप्शन सही आ रहा है, मृदा अपरदन में वृद्धि। जैसे ही वन साफ हो जाएंगे, मिट्टी की कटाई ज्यादा होने लगेगी और फिर मृदा अपरदन होने लगेगा। ठीक है, ये प्रश्न भी यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की, और 10वां नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि औसतन वनाच्छादन खनिज उत्पादक जिलों में कितना प्रतिशत है। देखिए, जिस भी जिलों में खनिज का उत्पादन होता है उस जिले में औसतन वन कितने प्रतिशत में विद्यमान है। हमारे ऑप्शन है 17%, 16%, 25% एवं इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हमारे जो इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है दोस्तों वो ये होने वाला है कि हमारे जो वन है उसमें लगभग 28% वनाच्छादन है। ठीक है, लेकिन हमारे इस प्रश्न में 28% की चर्चा कहीं नहीं की गई है। पहला तो है 17, दूसरा तो है 16 एवं तीसरा है 25। इट मीन्स कि हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा घ, इनमें से कोई नहीं। औसतन जो है 28% वनाच्छादन खनिज उत्पादक जिलों में विद्यमान है। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन में जीव प्रजातियों की कितने प्रतिशत से अधिक किस्म पाई जाती है। ठीक है, हमारा जो उष्णकटिबंधीय वन है भारत में विद्यमान, उसमें जीव प्रजातियों की कितने प्रतिशत से अधिक किस्में पाई जाती है। यहाँ कहा जा रहा है कि कितने प्रतिशत के जीव जंतु जो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है 20%, 30%, 40% एवं 50%। ठीक है, तो हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा 50%। ठीक है, इस तरह से हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा घ नंबर। ठीक है, तो यह प्रश्न भी यहीं पे समाप्त होता है। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां नंबर और अंतिम प्रश्न है वो ये है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन पृथ्वी के भूक्षेत्र के कितने प्रतिशत से भी कम है। अर्थात उष्णकटिबंधीय जो वर्षावन है पृथ्वी के कुल भूक्षेत्र का कितना प्रतिशत से भी कम है, मतलब कि कितने प्रतिशत से भी कम में यह वन जो है पाया जाता है। ऑप्शन है 5%, 6%, 8% एवं इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा घ, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा 7% से भी कम भौगोलिक क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षावन हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जो कि इनमें से किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर बहुत हल्का था, बहुत आसान था, इसकी चर्चा मैंने आप लोगों से कर ही ली दोस्तों। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन थे लगभग सारे हो चुके हैं। ये वाला चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है एवं अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखेंगे। और मैं आप लोगों के सामने एक और घोषणा कर देता हूँ कि अभी बहुत जल्द 3 से 4 दिन के अंतर्गत आप लोगों के सामने मोस्ट अवेटेड सीरीज BE-BAE 181 की इंग्लिश MCQ भी आने वाली है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना है दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।